बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। जो करंट अकाउंट हमारा मेंटेन होता है उसका डेफिसिट अबाउट 2.6 बिलियन तक जा पहुंचा, विच इज़ अ रिकॉर्ड। और अगर ये चलता रहे तो हम पाकिस्तान वुड बी इन अ सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसके अलावा ये करंट अकाउंट जब डेफिसिट बढ़ता है तो डॉलर और रुपी के दरमियान जो पैरिटी है वो भी बदलने लगती है। रुपए पे प्राइस, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर आपने देने हैं बाहर तो ख़रीद के देने हैं, तो रुपए की उससे ये होता है कि चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और हम रेवेन्यू मज़ीद जो है वो इसमें दे के फिजिकल डेफिसिट भी शुरू हो जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर एक बुनियादी वजह आज के हालात में समझा जाए कि जो ट्विन डेफिसिट क्रिएट करता है तो ये मुकम्मल तौर पे गलत नहीं होगा। हम आज बात करेंगे जो रिलीफ हमें दी जा रही है उन कमोडिटीज़ पे जो कि इंपोर्ट करके हमें रिलीफ दी जानी है, उनकी क्या कॉनोटेशन हो सकती है। और ये प्योर इकोनॉमिक लेंस से हम इसको प्रिंसिपल्स जैसे वो कहते हैं ना एक्सियम्स के तहत हम इसको देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। आप मॉनेटरी पॉलिसी के हम तो आपको गुरु मान चुके हैं, तो ये बताएं कि ये जो हमने अभी जिक्र किया नाजरीन से, हाउ डू यू टेक इट? थैंक यू ताहिर साहब कि ये जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का है, ये वाकई ही एक सीरियस इशू रहा है हमेशा से पाकिस्तान के लिए। अ, लेकिन अब शायद ये मज़ीद शिद्दत के साथ आ रहा है कि जो जनवरी का जैसे आपने नंबर दिया वो 2.6 बिलियन के करीब हमारा जो मंथली जनवरी के मंथ में हमारा जो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट वो रहा है। ये हिस्ट्री हाईएस्ट दो तीन रीजंस की वजह से है। एक तो डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट पिकअप किया है तो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। जो दूसरी रीज़न है वो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं। जब रिकवरी आपकी वी शेप हुई, बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी तो उनकी जो आपकी बढ़ गई हैं। तो इवन अगर आपका वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट सेम भी रहता तो भी एक होता। जो तीसरा बड़ा अहम फैक्टर है जो मुझे लगता है हमने उस वक्त शायद मिसरीड किया जब हम बजट बना रहे थे, और वो था रिमिटेंसेस का। जो रिमिटेंसेस में एक उठाव स्पाइक आया आया था, था। एक स्पाइक आया था, वो वक्ती था। और उसकी एक रीज़न ये बुनियादी तौर पे ये थी कि वो जो हुंडी के ज़रिए या यारों दोस्तों के हाथों से जो आते थे, जब आप जा रहे हैं कि यार ये जा कोविड रहे हैं तो कोविड में हाँ, ट्रेवल रुके तो हुए जब थे। आपका ट्रैवल रुक गया तो उसकी वजह से वो एक स्पाइक अक्रॉस द वर्ल्ड आया, बहुत सारे मुल्कों में आया। तो हमने उस वक्त भी उसको थोड़ा मिसकैलकुलेट किया कि शायद ये ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारा शुरू से रहता है, हमारी एक्सपोर्ट्स उतना पिकअप नहीं कर पा रही जितना कि इंपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है उससे। तो इन सारी चीज़ों ने मिल के जो है वो एक करंट अकाउंट को जो डेफिसिट है हमारा वो बढ़ा दिया। और अभी आइडिया रफली ये है कि जो अ, अभी तक के करीब हमारा कोई 11.6 बिलियन डॉलर के करीब हमारा पहले 7 माह में हो चुका है करंट अकाउंट डेफिसिट। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि वो रफली 20 बिलियन के करीब चला जाएगा। और ये मुझे लगता है कि बड़ा रियलिस्टिक नंबर बन रहा है 20 का, कि अगर आप 11.76 तो हो चुका है, तो बाकी अगर 5 महीने रह गए हैं उसमें अगर आप 1.5 बिलियन डॉलर भी लें ना, 2.6 को छोड़ दें, अगर आप 1.5 बिलियन डॉलर एवरेज भी लें तो वो 19 कुछ बिलियन के करीब जो है वो बना जाता है। लेकिन जो एक राइजिंग ट्रेंड अगले 5 महीने में आ रहा है वो है आपकी ये जो यूक्रेन और रशिया वार है, जिसकी वजह से बिल्कुल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। और आज शायद जो ग्लोबल जो कल तक का जो रेट गया है उसका ब्रेंट का, क्रूड का, वो $113 के करीब जो है वो चला गया है। अगर ये मेंटेन रहता है अगले 2 माह या 2.5 माह या 3 माह, तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली उसमें आएगा। तो एक तो ये आपकी जो रेशो है करंट अकाउंट की टू जीडीपी वो 6% के करीब जा सकती है। शायद एक आध थोड़ा बहुत नंबर ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अगर वो स्लैश होता है, जो कि स्टेट बैंक ऑलरेडी कह रहा है कि 4.5% के करीब जो है वो होगा, 5% से हम आप नीचे का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट इसी रफ्तार से रहता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कुछ मेजर्स लेना पड़ते हैं जो कि 2-3 तरह से हो सकते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ बड़ा अहम रोल होगा कि हम कैसे स्टेट बैंक आगे चलता है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ चले जाएं और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें, सारे का सारा बर्डन जो है वो इंटरेस्ट रेट पर बढ़ा दें। तो इसका मतलब है कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फर्दर स्लैश हो जाएगा, मज़ीद नीचे आ जाएगा। और जब आप रेशो की टर्म्स में जाएंगे तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पहले से 6% से भी बढ़ सकता है बेसिकली। दूसरा ये है कि आप रुपए के ऊपर प्रेशर आने दें, रुपए को थोड़ा बहुत एडजस्ट होने दें, कि उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डेफिनेटली जाएगा। जब आपका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता है, गो कि वो उतना ज़्यादा नहीं जाता जितना हम हमारे यहाँ समझा जाता है, बट कुछ ना कुछ हद तक वो जाता है, तो उस पर प्रेशर इन्फ्लेशनरी आएगा। जो तीसरा ऑप्शन है, इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए।
अब वहाँ पे तीन जो राय आ रही हैं, मुझे लगता है वो तीनों रायें अपनी अपनी सूरत में बड़ी कह लें कि सख्त हैं। प्रूडेंट है। नहीं, प्रूडेंट इस सेंस में नहीं आ रही कि कुछ जो राय है, एक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि सारे का सारा जो बर्डन है वो इंपोर्ट्स पे डाल दिया जाए। इनको तीनों को मिला के अगर हाँ, किया जाए, हमें एक बैलेंस मिक्स लेके किया चलना जाए, पड़ेगा कि स्टेट बैंक को एक बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि कितना उसने ट्वीक करना है इंटरेस्ट रेट को, कितना उसने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो देखी जा सकती हैं कौन सी इंपोर्ट्स हो सकती हैं, और थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो रुपए पे भी आने दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ये एक बड़ा सवाल, खासकर जो बड़ा सवाल आ रहा है स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस बिल पास होने के बाद पहली दफ़ा, और वो ये भी बताएगा कि स्टेट बैंक किस फ्रेमवर्क में सोच रहा है। क्या वो पहले वाला ही फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपने सिर्फ रुपये को नहीं गिरने देना और बाकी चीज़ों पे आपने इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देना, जैसे 2018-19 में या पहले होता रहा है, 15-16 में, ये सारी चीज़ों में। उसमें दूसरा ये है कि एक बैलेंस अप्रोच को आपने लेके चलना है। आपकी बात को मैं आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जो इंडिया का इतना फॉल नहीं किया, तो उस पर एक आर्गूमेंट ये भी चल रहा है कि जो पहले सालों में उन्होंने फॉल करने दिया, अगर उसको ऐड कर लें तो वो मिलता जुलता बन जाता है। जी एग्जैक्टली, वो मेरा ही एक्चुअली आर्ग्यूमेंट था। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि जी देखें, पाकिस्तान का जो रुपया है वो 42% गिर गया है और इंडिया का जो है वो 16% गिरा है पिछले 3 या 4 साल में। तो मैंने ही ये कहा था कि पाकिस्तान ने आर्टिफिशियली रुपये को ओवर वैल्यू मजबूत रखा है उस वक्त जब इंडिया अपने रुपये को एडजस्ट होने दे रहा था। तो आपने अगर कंपैरिजन करना है तो 10 साल का कीजिए कि हमारे यहाँ जो 3 साल में पिछले में हुई है डेप्रिसिएशन, वो एक्चुअली 8 से 10 साल की डेप्रिसिएशन है, वो 3 साल की नहीं है, वो हमने एक्यूमुलेट की हुई थी और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा हुई है। मैं आज भी ये मेंटेन करता हूँ कि अगर हमने 2015, 16, 17 में रुपये को एडजस्ट होने दिया होता तो आज शायद हमारा रुपया 174-75 पे ना होता, इससे थोड़ा नीचे होता, क्योंकि जब आप एक्यूमुलेट करते हैं और वो यकदम गिरता है तो वो एक पैनिक जो है वो क्रिएट होता है। अच्छा, आपकी ये बात तो हम समझ गए कि मॉनेटरी ट्विकिंग भी थोड़ी बहुत नॉमिनली आप कह रहे हैं। हाँ, करना पड़ेगी। नॉमिनल वो भी है और बाकी दो चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल साइड पे भी तो कुछ करने की ज़रूरत है। आप समझ, फिजिकल प्रूडेंस चाहिए आपको कम से कम स्पेंडिंग में। तो स्पेंडिंग में जब हम आते हैं तो ये तो तेल की कीमतें मार्केट के साथ पैग ना होने से तो स्पेंडिंग में बड़ा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा है, या टैक्स जो जाता था स्लैश कहीं से तो पूरा हो गई। जी बिल्कुल, मैंने कल लिखा है कहीं शायद कि जो एक चीज़ जो मिस अंडरस्टैंड की जा रही है या वो इग्नोर की जा रही है, मतलब जब आप कहते हैं कि आप सब्सिडी देंगे 10 रुपये पर लीटर, ठीक है ज़रूर दीजिए, लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक रैशनल है वो बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। एक तो जो आप सोर्स कह रहे हैं कि जी हमारे चौंके थोड़े से टैक्स बढ़ गए हैं, हमने ज़्यादा कमा लिया है तो हमारे पास एक स्पेस आ गई, एक तो वो एडहॉक स्पेस है और वो टैक्स भी इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। नॉमिनल है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आपका जो जीएसटी है वो भी बढ़ा है, तो इन चीज़ों को मिला के दोनों को, हाँ, तो एक तो आपने जीएसटी का रेट बढ़ाया, साथ इन्फ्लेशन बढ़ा तो वो आपका बढ़ गया, तो वो एडहॉक हैं, वो उसमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रही है, मतलब मैं कल पढ़ रहा था कि कहीं जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो ये है कि जी आपको तकरीबन 45 या 60 बिलियन देना पड़ेगी सब्सिडी पेट्रोल में अगर आप 15 अरब रुपए महीने के लगा लें। लेकिन एक वो हो रही है करंट प्राइसेस के ऊपर। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम आया था या जब पिछला मिनी बजट पेश हुआ तो हमारा जो ब्रेंट था वो $100 के इर्द गिर्द था। जब मिनी बजट आया उस वक्त $95 पर बैरल था, आज वो 110 और 13 पे चला गया। तो ये जो प्रेशर आ रहा है ये कहाँ से पूरा होगा? अगर गवर्नमेंट उसको पास ऑन नहीं कर रही तो उसका जो डायरेक्ट प्रेशर है वो आपके फिजिकल डेफिसिट के ऊपर है, सीधे का सीधा। बिल्कुल। और हमारा पिछले 6 माह में जो हमारा हाफ ईयर था, रफली 1.8 ट्रिलियन के करीब हमारा जो डेफिसिट है फिजिकल का, जो गैप है आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का, वो है उसमें। तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा है कि फिजिकल डेफिसिट के ऊपर एक बड़ा स्ट्रांग प्रेशर आएगा। 1.8 ट्रिलियन 6 माह का, ये तकरीबन हुआ ना 1.8 ट्रिलियन को अगर तकरीबन $1 बिलियन हुआ। कितना हुआ? तकरीबन अगर आप 1.74 का रख लें तो $1 बिलियन उसी के करीब $1 बिलियन हुआ ना। और अगर 300 अरब डॉलर की हमारा जीडीपी का साइज है तो तकरीबन 0.5 से थोड़ा सा कम फिजिकल डेफिसिट तो हो ही गया। नहीं, जो नंबर था, जो हमने टारगेट रखा हुआ था वो 4000 बिलियन के करीब है, 4 ट्रिलियन के करीब। तो अभी तक उस रेंज में तो ये था, लेकिन उस वक्त ये प्रोग्राम नहीं था। जैसे कल आपका प्रोग्राम आया है 200-300 बिलियन का, लेकिन मेरे नज़दीक इस 200-300 बिलियन से बड़ी जो अहमियत है वो सिग्नल है जो आप मार्केट को भेज रहे हैं कि आप 2 हफ्ते पहले आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहे थे कि हम ये बर्डन नहीं ले सकते, बट देन जब
उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस $95 पर बैरल थी। तो आपने ये कन्विंस किया। अच्छा, अब दूसरा आप ये बताएं कि ये तो चले हो गया पॉलिटिकल, हो गया वट एवर डिसीजन, हो गया राइट और रॉन्ग, हाँ ठीक है। आगे हो गया। आप मुझे ये बताएं कि जो मार्केट जो एनालिसिस चल रहा है, एक्सपेक्ट जो करते हैं, वो ये कहते हैं कि समवेयर, मतलब आई मीन मुझे भी बड़ा ही अजीब सा फिगर लगी, वो कहते हैं 140 150 तक हिट कर सकती हैं प्राइसेस। देखिए इस पे एग्जैक्ट कोई एस्टिमेट्स तो नहीं है, बट मैं अगर ये पूछ रहा हूँ कि अगर 130 तक चली जाती हैं फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है उसका जो पहला इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि शायद इस प्रोग्राम को जो हमने कल अनाउंस किया है स्क्रैप परसों, करना पड़े। इसको मेंटेन करना, दो ऑप्शन होंगे, या अगर तो विजडम होगी या आप उसको रैशनली देखेंगे तो शायद हमें स्क्रैप करना पड़े। लेकिन अगर आप उसको लेके चलना चाहते हैं तो उसकी जो कास्ट है बहुत बड़ी। वो बहुत बढ़ जाएगी दो तीन तरह से। आपका एक तो फिस्कल डेफिसिट है, दूसरा जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, आप हम ये मैसेज दे रहे हैं बेसिकली अनफॉर्चुनेटली कि वी आर आउट कि ऑफ जो आपका रिफॉर्म्स एजेंडा है वो रिवर्स हो गया है, खासकर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं या सारी चीज़ों में उसमें। तो वो मुझे लगता है हाँ, एक सूरत में हमारी जो थोड़ी सी कह लें कि बचत अगर हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम चलें, पेट्रोल प्राइसेस तो हमने कर दी जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो गई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद जो बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, अदर्स स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं सारी, वो शायद अगले बजट से पहले इम्प्लीमेंट होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनके लिए जो आपको मैकेनिज्म्स ड्रा करने हैं, मसलन अगर आज भी देख लें तो 4-5 दिन हो गया ये अनाउंसमेंट हुए, बट अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का आपने कहा है कि 5% कट, ₹5 कट होगा, वो कहाँ से होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। फिर इसी तरह आपने स्कॉलरशिप्स के मैकेनिज्म बनाने हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज बनाने हैं, फिर आपने इसी तरह डेटा लेना है। तो मुझे लगता है तब तक एक अगला बजट जो है वो आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो इस वक्त है वो फिस्कल डेफिसिट को है। हमारी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो डिस्टर्ब होगी, और मार्केट में जो एक फियर चल रहा है वो बेसिकली ये है कि व्हाट इफ़ आईएमएफ इज़ नॉट ऑन बोर्ड। अच्छा, ये बताएं आखिरी चीज़, क्योंकि वो फिर ज़्यादा फैक्ट्स आ जाएं तो वो मुश्किल हो जाता है। ये मुझे बताएं कि जो एक अब आप एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल तो कुछ भी होता है इन करंट सर्कमस्टेंसेस, हुकूमत इसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सके किसी तरह से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में या किसी और तरह, जिससे हम किसी और तरफ जाके ज़्यादा competitive हो जाएं और वो अल्टीमेटली साइकिल रोपिन हो के, तो डू यू थिंक किसी तरह पॉसिबल है? नहीं, मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। उसकी दो तीन बुनियादी रीजंस हैं कि एक तो जो स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का वो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन नहीं है, वो वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा महंगाई से रिलीफ देना है। तो इसका टारगेट जो है वो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है नहीं है। अगर आप तमाम लेकिन चीज़ें आएगी देख तो लें, सही ना? नहीं, नहीं भी है, इंडस्ट्री मैं को उसी भी। तरफ से आ रहा हूँ। दूसरा, आपका जो ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम की वो 2 से 3 महीने बेसिकली है। तीसरा, इसकी जो कास्ट्स हैं वो इसके जो गेन्स अगर छोटे मोटे हैं भी बहुत हैं तो वो ज़्यादा कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है, अगर आप इसको इकोनॉमी या प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो वो शायद को बहुत ज़्यादा कह लें कि हौसला अफजा नहीं है उसमें बेसिकली। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती थी कि या तो आपने जो पहला बजट दिया था वहाँ आपको ये तमाम चीज़ें बड़ी रियलिस्टिकली कैलकुलेट करके चलनी चाहिए थी, और आपको बड़ा डिसाइड क्लैरिटी से करना चाहिए था कि आपको आईएमएफ के 6th रिव्यू का क्या करना है, क्योंकि उसको लेने के लिए आपको मिनी बजट लाना पड़ा जो बहुत हार्श कंडीशंस थी। लेकिन हार्श कंडीशन से हट के जो मिनी बजट्स होते हैं वो एक पैनिक और अनसर्टनिटी क्रिएट करते हैं। जो पॉलिसी रिवर्सल्स होते हैं वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वो अगर अच्छे भी हों तो वो बुरे बन जाते हैं, क्योंकि वो एक पैनिक और अनसर्टनिटी क्रिएट करते हैं। इस वक्त जो इस डायमेंशन ने या इस प्रोग्राम ने, मुझे लगता है अगर अच्छा होता अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट तक वेट कर लेती। लेकिन इसने अभी जो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है वो 7th आईएमएफ रिव्यू है। क्योंकि अगर इतने हाई करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ आपकी जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो 18 बिलियन के करीब हैं, जो आपके अंदाज़ों से जो 12 बिलियन का था उससे 5-6 बिलियन ऑलरेडी ऊपर जा चुकी हैं। ऐसी सूरत में अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन पे जाता है और आईएमएफ एग्जिट करता है या कंडीशंस को सख्त करता है, तो कहाँ से आएंगे? तो आप कहाँ से आएंगे? और वो इन्फ्लेशन जो आपने रोकने की कोशिश की है वो अगेन मैंने लिखा है कि वो नहीं रुकेगा 3 वजहों से, 2 से 3 वजूहत से। नंबर 1 कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो एक कंपोनेंट है वो इन्फ्लेशन translate नहीं का। होती। नंबर 1, एक तो वो तो बात का इशू है। पहला तो ये है कि वो एक कंपोनेंट है, वो कि बड़ा मेजर कंपोनेंट है, बट वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, होर्डिंग के इश्यूज़ हैं, प्रॉफिटेरिंग के इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमने बड़ा कम देखा है
कि आपकी पेट्रोल प्राइसेस कम हों तो साथ आपकी जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं कम हों, इवन के जो बसों के किराए तक हैं वो भी कम नहीं होते। आप बाकी पास ऑन इन्फ्लेशन को तो छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुंचना। तो इस सेंस में अगेन वही बात आ जाती है कि इसकी जो कास्ट है वो इसके गेन से ज़्यादा है, और इसने एक पैनिक मार्केट में अनसर्टनिटी क्रिएट की है आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में और आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा और रिफॉर्म एजेंडा है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में। तो वो मुझे लगता है उसके इकानमी पे ऊपर बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हों। चलें जी, बहुत फ्रूटफुल रही। ये था जी एक एक्सपर्ट का ओपिनियन तो नहीं कहना चाहिए, एनालिसिस और कॉस्ट बेस और जिसे सॉर्ट कहते हैं, सारी चीज़ें देख के एनालिसिस किया गया। लेट्स होप, इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे समराइज़ करने की कोई ज़रूरत भी है। एक अगर मैं वन लाइनर कहूँ तो वो ये है कि इसके जो गेन्स हैं, एक तो ये लगता है कि वो बहुत कम होंगे इसकी जो कॉस्ट है उससे। दूसरा ये है कि जो रिलीफ मिल रही है उसको ट्रांसलेट करना आगे कॉमन मैन तक कि वो उस तक पहुंच जाए, उसके वो भी कुछ उसके लिए मैकेनिज़्म को इतना डिफाइन नहीं है, मुश्किल लगता है। और इकोनॉमिस्ट तो मैं है नहीं, बट हमने ये सुना हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो प्राइसेस हैं वो इनफ्लेक्सिबल होती हैं, बैकवर्ड। ये इकोनॉमी में शायद समझा गया है। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो लॉग इन होकर कमेंट दें ताकि हम इसमें मज़ीद इसको बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।